सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल वीक का पहला दिन था मंडे, लेकिन कल कहानी नहीं थी क्योंकि मैं गायब था। असल में मैंने पहले कहा था मुंबई में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ एनसीबी का ऑपरेशन, दूसरी तरफ सुशांत केस की जांच जो है, और एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा, श्रद्धा, इनसे पूछताछ सैटरडे को। और इसी बीच में जो मुझे वक्त मिल रहा है तो क्राइम पेट्रोल का शूट भी चल रहा है, एंकर शूट, और बड़ा हेक्टिक होता है। सुबह से लेके मतलब सूरज डूबने तक बस चालू रहता है। और जहाँ पे हम हैं, जहाँ एनसीबी का दफ्तर है या जहाँ मैं ठहरा हूँ, उससे लगभग 1.5 घंटे की दूरी है मड आइलैंड, तो वहाँ पे वो शूट चल रहा है और काफ़ी लंबा शूट है। कल से शुरू भी हुआ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा कल क्राइम पेट्रोल। तो अभी ये सीरीज पूरे मंथ का है, चलेगा, बीच बीच में मैं आता रहूँगा, तो इस वजह से भी ये हेक्टिक था। अब आते हैं कहानी के ऊपर। 2 चीज़ें हुई। आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, सीबीआई की जांच रिपोर्ट कब आएगी, एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट कब आएगी और क्या होगा एनसीबी में। तो आज सारी इनसाइड स्टोरी आपको सुनाता हूं। सबसे पहले शुरुआत दीपिका पादुकोण सैटरडे को पेश हुई थी। एनसीबी ने लंबी पूछताछ की, उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन यह बयान चलिए बाद में, क्योंकि इससे बड़ी खबर दूसरी है। बड़ी खबर है दिल्ली के एम्स से और सीबीआई ऑफिस से। 2 खबरें यहां से बाहर आई, एक एम्स से आई और एक सीबीआई की तरफ से। एम्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है सुशांत की मौत को लेकर, चूंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे थे, साथ में विसरा रिपोर्ट पर वो अपनी ओपिनियन देना था उनको। सीबीआई से यह सवाल पूछा जा रहा था कि भैया इतने दिन हो गए आपको, 1 महीने से ऊपर हो गए, आप तक आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, क्या मिला आपको, खुदकुशी है, कत्ल है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, तो फिर रिया कितनी जिम्मेदार है। इसको लेकर सुशांत के परिवार के वकील ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 2-3 दिन पहले। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई कि सीबीआई शायद इस केस को हल्के में ले रही है, प्रायोरिटी पे नहीं ले रही है, जबकि देश सच जानना चाहता है। तो सीबीआई पे भी एक प्रेशर था। सीबीआई ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया। सीबीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें जो कहा है वो ये है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं और हर पहलू से जांच कर रहे हैं। मतलब कोई भी एंगल हम नहीं छोड़ रहे। जो सुशांत की फैमिली की तरफ से कहा था कि आप मर्डर केस में चार्जेस क्यों नहीं लगाते, 302, सिर्फ 306 ही क्यों है अब तक, तो उस पर सीबीआई ने एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि हमारी जांच जारी है, हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। अब हर पहलू से अगर मैं कहूं तो फिर क्या है वो पहलू, तो उसमें से सीधा सा ये है कि चाहे वो खुदकुशी हो, चाहे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला हो, चाहे कत्ल हो, तो कोई भी चीज उनके जांच के दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन अभी जांच अधूरी है, इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यू। ये एक सीबीआई ने छोटा सा स्टेटमेंट जारी इसलिए किया क्योंकि उंगली उठ रही थी कि सीबीआई 1 महीने से खामोश क्यों है, अगर कुछ मिला तो क्यों नहीं बता रही, नहीं मिला तो क्यों नहीं बता रही है। तो इस पे सीबीआई ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। अब जो जैसे इस स्टेटमेंट को लेना चाहे वो अपने अपने हिसाब से ले सकता है, लेकिन अगर मुझसे पूछें कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब है कि सीबीआई अभी अपनी जांच जारी रखे हुए और अभी वो कुछ नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगी, इसका एक जवाब आता है दूसरी तरफ से एम्स से। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की निगरानी में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे थे, 2 चीजों की जांच कर रहे थे, एक सुशांत के पोस्टमार्टम की और दूसरा विसरा की। कलीना फॉरेंसिक लैब से जो विसरा गया उसकी जांच एम्स के फॉरेंसिक लैब में नहीं हुई, बल्कि वो दिल्ली CFSL फॉरेंसिक जो लैब है उसमें की गई, और ये लैब सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आता है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई का हेडक्वार्टर है। तो कायदे से सीबीआई की निगरानी में सीबीआई ने खुद विसरा की जांच कराई, शायद मामले की गंभीरता को देखते हुए कि अगर एम्स में हो और कोई उंगली उठा दे उनकी जांच पर या डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम पर, तो सीबीआई ने एक तरह से इसको अपने लैब में कराकर लोगों को उंगली उठाने का मौका न देने का सोचा। तो उनकी लैब में ये विसरा की जांच हुई, लेकिन विसरा की जांच होने के बाद अब इस पे ओपिनियन लेना जरूरी था, और इसीलिए इस जांच की रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम को दी गई।
सुधीर गुप्ता की टीम से ओपिनियन मांगी गई। सुधीर गुप्ता की टीम ने आज अपनी राय दी है विसरा को लेकर, और विसरा की रिपोर्ट सेम वही निकली है जो मुंबई में कलीना फॉरेंसिक लैब में विसरा की जांच की गई थी, निगेटिव। यानी सुशांत के विसरा में पॉइजन या जहर नहीं पाया गया है। ये एक चीज, जो पहली चीज है जो कलीना फॉरेंसिक लैब और दिल्ली की एम्स लैब और सीबीआई की जो सीजो कॉम्प्लेक्स में डीएफएसएल में जहां ये जांच हुई उनकी रिपोर्ट, तो इस एक चीज में तीनों एक मत है। कलीना फॉरेंसिक लैब ने पहली रिपोर्ट दे दी थी करीब 1.5-2 महीना पहले कि इसमें कोई जहर नहीं है। एम्स ने भी वही कहा और सीबीआई की फॉरेंसिक लैब में भी विसरा में जहर नहीं निकला। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब है सुशांत की मौत से? तो एक बड़ा मतलब है। बीच में यह बहुत सारी आवाज उठी और सवाल उठे कि सुशांत को जहर देकर मारा गया, और यह भी कहा गया कि सुशांत को जो जहर दिया गया, जहर देने के बाद उनको टांग दिया गया। ये ऐसी सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर हर जगह। तो अब सुशांत को अगर जहर दिया गया तो ये कैसे साबित होगा? क्योंकि सुशांत तो अब जिंदा नहीं है और सुशांत की लाश भी नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि किसी इंसान के न होने के बावजूद भी वो उस मुर्दा इंसान से भी सच बाहर ले आता है। मैंने डिटेल में आपको बताया था कि विसरा जांच क्या होती है। एक इंसान के शरीर से करीब आधा किलो वजन का सैंपल निकाला जाता है, जिसमें हार्ट के कुछ अंश होते हैं, दिल के, लीवर के, किडनी के, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इन सब का जो वेट होता है वो करीब 1/2 kg होता है, जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और फिर उसकी जांच की जाती है, ये पता करने के लिए कि मरने वाले इंसान के शरीर में जहर के अंश हैं या नहीं है। और इसकी जांच विसरा ही रिपोर्ट बता सकती है। तो अब इस विसरा रिपोर्ट के सामने आने से एक चीज क्लियर हो गया, वो ये कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया। लेकिन सुशांत की मौत का सच क्लियर अभी नहीं होता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक पहलू इससे क्लियर हुआ, और वो है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया। कलीना फॉरेंसिक लैब मुंबई, एम्स की फॉरेंसिक टीम, सीबीआई की अपनी फॉरेंसिक लैब, इन तीनों के रिपोर्ट इस मामले में एक है कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब होता है नो पॉइजन। अगर यही पॉजिटिव होता तो इसका मतलब है जहर है। लेकिन यहां पे अब ये क्लियर हो गया। तो फिर मौत के रहस्य पे अब भी पर्दा क्यों? अब तो ये पर्दा उड़ जाना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक चीज क्लियर हुआ है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया। लेकिन अगर सुशांत का कत्ल है तो वो चीज अभी क्लियर होनी बाकी है। अब वो कैसे होगा? पहली चीज ये कि रूल्ड आउट अब हो गया जहर, तो जहर से उस मौत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सुशांत खुद फंदे पे झूले या फिर उनको मार के लटकाया गया, या उनको मतलब जबरन लटकाया गया, ये भी हो सकता है। ये रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। एम्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पूरा रिसर्च किया अपनी फाइंडिंग्स से, और जो सोर्सेज कह रहे हैं वो जो सीबीआई को उन्होंने दी है, उसमें कुछ सवाल उन्होंने उठाए कूपर हॉस्पिटल के ऊपर। जो 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो कुछ पॉइंटर उठाए हैं कि यहाँ पे थोड़े से लैप्सेस हैं, जैसे टाइम को लेकर, डिटेलिंग को लेकर, डेड बॉडी की पोजीशन को लेकर। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा है सीबीआई से कि चूंकि सीबीआई की टीम ऑलरेडी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ कर चुकी है, तो एम्स की टीम ने सीबीआई को अपनी फाइंडिंग्स दी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, कहा है कि इन सवालों के आप जवाब आपके पास होगी। दूसरा, क्या आपने ऑलरेडी इस पे रिक्रिएशन किया था सुशांत के घर में, उसकी फाइंडिंग्स को भी मिलाइए। तो ये सारी फाइंडिंग्स मिलाएंगे, उसके बाद एक कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने आएगी। एक चीज सिर्फ अच्छी है, वो ये कि जो एम्स की फाइंडिंग्स है फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर, और जो सीबीआई की जांच की फाइंडिंग्स है अभी तक रिक्रिएशन और बाकी चीजों को लेकर, ये दोनों लगभग एक है। अब ये क्या है ये अभी खुलासा नहीं हुआ, बट इसका क्या मतलब हुआ कि एम्स की टीम की भी एक ही राय है और सीबीआई की भी एक ही राय है। अब ये दोनों और तीनों चीजें हो सकती हैं, बल्कि 2 चीजें, क्योंकि तीसरी को इस वक्त मैं हटाता हूं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। वो सीबीआई तय करेगी कि ये धारा लगानी है कि नहीं लगानी रिया चक्रवर्ती पर, और अरेस्टिंग होनी है कि नहीं होनी। बट 2 चीजें इससे ये क्लियर होती है कि जो एम्स के डॉक्टर भी मानकर चल रहे हैं और सीबीआई भी, और वो 2 चीजें क्या हो सकती हैं? एक सुसाइड और दूसरा होमिसाइड, यानी खुदकुशी और कत्ल। अब इनमें से किस नतीजे पर पहुंची है सीबीआई की टीम, किस नतीजे पर पहुंची एम्स की टीम, ये अभी गुप्त रखा गया है।
इसका अभी खुलासा होगा, और इसका खुलासा इसलिए होगा कि अभी एम्स ने अपनी फाइंडिंग्स दी है, सीबीआई की अपनी जांच की फाइंडिंग्स उसमें मिलाया जाएगा और तब ये क्लियर होगा। तो एक बड़ी खबर ये है कि इतने टाइम के बाद एक चीज जो सीबीआई को केस दी गई और सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम बनाई, उसमें एक चीज क्लियर आ गई कि सुशांत के विसरा में कोई जहर नहीं है, लेकिन सुशांत का गला घोंटा गया या सुशांत ने गले में खुद फंदा कसा, इस पे अब भी रहस्य है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दिनों में यह रहस्य भी उठ जाए और वो सवाल जिसको लगभग 107-8 दिन हो गए अब सुशांत की मौत को, हमारे सामने हो। तो वो जैसे ही अपडेट आएगा मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। ये एक बड़ी जानकारी थी, इसलिए जरूरी थी इस कहानी में आपके साथ शेयर करना, ताकि क्लियर हो जाए कि विसरा की रिपोर्ट से आप क्या मतलब राय निकालते हैं। तो मेरी राय, जैसा मैंने बताया, फिर एक बार कहूंगा कि इससे एक राय ही निकलती है, बस वो ये कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया। सुशांत की मौत कैसे हुई, अब इसका खुलासा होना। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात, सैटरडे को दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा तीनों एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुए। दीपिका पादुकोण करीब 5.5 घंटे तक एनसीबी के गेस्ट हाउस में रही थी, एल्विन गेस्ट हाउस, जो टेम्पररी एक तरह से एनसीबी का इस वक्त ऑफिस भी है और वहां एनसीबी के अफसर रुके हुए भी हैं। उस गेस्ट हाउस में मुझे 3-4 बार जाने का मौका मिला। 5.5 घंटे 9:50 के करीब दीपिका पादुकोण आई थी और 3:30 बजे दोपहर को निकल गई थी। कल मुझे पता चला उस पूरे स्टेटमेंट के बारे में जो दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के अफसर के सामने दिया। 5.5 घंटे वो वहां जरूर थी, लेकिन उनसे पूछताछ जो हुई वो करीब 3.5 घंटे हुई। 2 घंटे वो खाली बिठाकर रखी गई थी वहां पर। अब क्या हुआ, कैसे आई, क्या पूछताछ हुआ, ये आपकी पूरी डिटेल मैं आपको सुनाता हूं। 9:50 पर जब दीपिका पादुकोण वहां पहुंची तो उनको सीधे एनसीबी का एक अफसर अपने साथ, वो अकेले थी, उनका ड्राइवर था, ड्राइवर नीचे ही रहा। 2nd फ्लोर पे उनको एक कमरे में ले जाया गया जो उनका दफ्तर था। वहां पे एक फीमेल स्टाफ भी थी, क्योंकि एक महिला से पूछताछ के लिए जरूरी होती है कि आप एक दूसरी महिला भी हो। और एनसीबी के करीब 5 अफसर कुल मिलाकर थे। पांचों एक साथ नहीं बैठे, बीच बीच में 1-2 उठते थे, फिर दूसरा आता था। शुरू के करीब 45 मिनट तक दीपिका पादुकोण बेहद तनाव में थी, घबराई भी थी और एंग्जाइटी साफ झलक रही थी। वो बहुत पहले डिप्रेशन की भी शिकार रही, एंग्जाइटी उनको अब भी होता है और उस दिन कुछ ज्यादा था, शायद इसलिए कि पहली बार एक आमना सामना उनका रियल पुलिस के साथ हो रहा था। एनसीबी की टीम में भी जो लोग होते हैं वो एक्चुअली अलग अलग फोर्सेस से आते हैं। इस वक्त जो एनसीबी की टीम, एसआईटी टीम मुंबई से आई हुई है, वो ज्यादातर पुलिस से इसमें ट्रांसफर किए गए हैं। जो इनके एनसीबी के हेड हैं यहाँ पर मुंबई में भी आए हुए हैं, केपीएस मल्होत्रा, वो दिल्ली पुलिस में पहले डीसीपी थे, उससे पहले एसीपी थे, फिर उनका ट्रांसफर एनसीबी में हो गया। तो उनकी अगुवाई में यहाँ पे ये सारी पूछताछ हो रही है। जो आईओ हैं वो भी दिल्ली पुलिस में थे पहले, तो आमतौर पे सब पुलिस वाले ही हैं एनसीबी में। तो एक रियल पुलिस के साथ दीपिका पादुकोण का पहली बार आमना सामना होने जा रहा था। 45 मिनट तक इधर उधर की बात की गई, नॉर्मल बात की गई, उनको थोड़ा सा कूल करने की कोशिश किया गया। आते ही सीधे कागज कलम या कंप्यूटर लेके नहीं बैठा गया कि आप बयान अपना शुरू कीजिए। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई, इधर उधर की आम बातें हुई, उसके बाद सवाल जवाब का शुरू होता है। पहला सवाल, मतलब बाकी तो सवाल होते ही रहते हैं, इसको पहला गलत है बोलना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे सवाल आया था वो एनसीबी की टीम तैयार करके बैठी हुई थी। और वो सवाल ये था जो पिछले 1 हफ्ते से हर न्यूज चैनल पे चल रहा है, हेडलाइन चल रहा है और उस एक लाइन को पकड़ के सभी चला रहे हैं कि माल है क्या। 2017 के ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था करिश्मा के साथ अपने व्हाट्सएप चैट के जरिए की, तुम्हारे पास माल है क्या। इसी सवाल को सवाल बनाकर एनसीबी के अफसर ने सीधा दीपिका पादुकोण को दाग दिया और पूछा कि ये जो 2017 का व्हाट्सएप चैट है, पहले तो ये बताइए आपका। उन्होंने कहा ये मेरा है। तो उन्होंने कहा इस लाइन का मतलब समझाइए हमें, तुम्हारे पास माल है क्या। दीपिका पादुकोण ने जो इसका जवाब दिया, एक लाइन तो वो था जो मतलब न्यूज चैनल पे नहीं बताया, लेकिन चलिए आपको बताता हूं। जब पूछा गया कि ये क्या है, तुम्हारे पास माल है का मतलब क्या है, तो दीपिका पादुकोण ने कहा कि देखिए ये हमारा एक लिंगो, अलग अलग हम लोग अपने सर्किल में कोडवर्ड में बात करते हैं और उसी का एक ही है और ये बड़ा कॉमन है, माल है क्या। बल्कि दीपिका पादुकोण ने ये तक कहा कि देश में बहुत सारे लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं अच्छी और खूबसूरत लड़कियों को देखकर कि देखो माल है। तो बोले ये भी एक कोड ही वर्ड है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हमने यहां पे जो इस्तेमाल किया माल, वो सिगरेट के लिए किया।
तो अफसर ने पूछा कि ठीक है, अगली लाइन चैट में और खतरनाक थी कि हैश गांजा नहीं। अब यहां क्लियर है दो नाम, हैश और गांजा भी का जिक्र आ रहा है इस व्हाट्सएप चैट में। तो अफसर ने पूछा कि चलिए, माल आप सिगरेट के लिए यूज करती हैं, हैश और गांजे का जिक्र क्यों है इस चैट में? तब दीपिका पादुकोण ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि एक्चुअली माल हम सिगरेट को बोलते हैं और हैश और बीट टाइप्स ऑफ सिगरेट्स को बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सिगरेट्स यानी कि अलग अलग ब्रांड, अलग अलग तरह की सिगरेट। तो उन्होंने पूछा कि ये टाइप्स ऑफ सिगरेट क्या है? तो दीपिका पादुकोण ने अपने बयान में कहा कि हम पतली सिगरेट को हैश बोलते हैं। मार्केट में आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारी पतली जो लोग पीते हैं सिगरेट, एक बहुत पतली सिगरेट आ रही है, पाइन्स और क्या क्या नाम है इनके, कोरिया से भी आती है। हालांकि सुना कि इंडिया में ये ऑथराइज तरीके से नहीं है, लेकिन सब जगह बिक रही है। तो ये नॉर्मल सिगरेट है। तो उन्होंने कहा हम हैश पतली सिगरेट को कहते हैं और बीड उस सिगरेट को कहते हैं जो मोटी होती है। और यही चीजें हम लोग कोडवर्ड में यूज करते हैं। फिर उन्होंने दलील दी कि ऐसे बहुत सारे कोडवर्ड है जो हम अपने सर्किल में यूज करते हैं। तो पूछा गया कि जैसे और क्या क्या ऐसे हैं? तो उनका कहना था कि जैसे कोडवर्ड हमारा पनीर है। तो अब यहाँ थोड़ा सा चौंकना लाजमी था कि ये पनीर कौन सा कोडवर्ड है और किसके लिए? तो उन्होंने बताया कि जो हमारे सर्किल में आसपास जब भी हम किसी पतले दुबले लड़के को देखते हैं तो ये कहते हैं कि देखो पनीर जा रहा है। तो पतले दुबले लड़कों के लिए कोडवर्ड पनीर है। एक और कोडवर्ड था क्विकी एंड मैरिज, क्विकी एंड मैरिज कोडवर्ड। तो पहले समझ में आया कि शायद इसका भी कोई ड्रग्स से कनेक्शन है, ये ड्रग्स का कोडवर्ड है। तो दीपिका पादुकोण ने जवाब दिया नहीं, क्विकी एंड मैरिज एक कोड ऐसा है जो लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये क्विकी है, ये मैरिज है, मतलब मैरिज हो गया तो शादी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए, और क्विकी मतलब ये टेम्पररी है, भी दोनों करीब है। तो इस तरह के कुछ और उन्होंने कोडवर्ड का जिक्र किया उस पूछताछ में और अपने बयान में। तो कुल मिलाकर अपने पूरे बयान में दीपिका पादुकोण से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बड़ी हेल्थ को लेके बड़ी वो रहती हूँ, इसलिए मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। हाँ, कभी कभी पार्टी में हम लोग सिगरेट जरूर पीते हैं और उसी सिगरेट के ये सारे कोड वर्ड्स हैं। माल भी सिगरेट्स को कहते हैं, हैश भी सिगरेट को कहते हैं, बीड भी सिगरेट्स को कहते हैं। हालांकि हैश बीड नाम की कोई ब्रांड कम से कम बाजार में सिगरेट तो नहीं बिकती इस नाम से, लेकिन उनकी नज़र में ये था। इसके बाद करिश्मा जो उनके साथ जो चैट है, एनसीबी की एक टीम ने करिश्मा से अलग कमरे में पूछताछ की। जब ये दीपिका ने सारे कोडवर्ड बताए तो एक अफसर वहां से उठा और करिश्मा के पास गया। बाकायदा उस अफसर ने पहले 2 सिगरेट मंगाई, एक पतली और एक मोटी, और करिश्मा के सामने वो सिगरेट एक टेबल पर रखा, उसे एक कागज और कलम दिया और कहा कि आप लोग कोडवर्ड यूज करते हैं तो ये बताएं कि इन दोनों सिगरेट्स के नाम क्या हैं। करिश्मा ने कागज और कलम पे लिखा, पतली सिगरेट उठाई और कहा कि ये हैश है, और मोटी सिगरेट उठाई और कहा कि ये बीड है। यानी करिश्मा ने सेम वही चीज कही जो दीपिका पादुकोण ने कहा कि पतली सिगरेट को हम हैश कहते हैं, मोटी सिगरेट को बीड कहते हैं, और करिश्मा भी वही बोल रही थी। बाकायदा लिख के दिया, सिगरेट को पहचाना। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इन दोनों ने न सिर्फ बयान एक दिया, बल्कि दोनों के कोडवर्ड के बारे में, जो असली कोड किसका क्या नाम है, कई बार आदमी कंफ्यूज होता है, वो भी इन्हें पता था कि पतली सिगरेट कौन सी और मोटी सिगरेट कौन सी, इनके नाम क्या है। यानी ये दोनों जब आई थी तो बाकायदा ये होमवर्क करके आई थी। इन दोनों को शायद अंदाजा था, और अंदाजे की एक वजह भी थी कि एनसीबी के पास सिर्फ एक 2017 का ये व्हाट्सएप चैट था जिसके आधार पर इन दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई थी। तो उनके जो भी वकील होंगे, जो उनके कानूनी सलाहकार होंगे, उन्होंने उनको इसी चैट के इर्द गिर्द ट्रेंड किया और उन्हें तैयारी कराई। और यही वजह है कि करिश्मा और दीपिका के बयान एक जैसे, बिल्कुल न सिर्फ एक जैसे, बल्कि उन्होंने सिगरेट भी एक जैसी बताई, पहचानी भी एक जैसी, यहां तक कि करिश्मा ने लिखी भी एक जैसी। तो इससे यह साफ हो गया कि दोनों तैयारी करके आई थी। अब इस चैट में एक और जिक्र है अमित नाम के आदमी के, लड़के का, कि वो लेकर आएगा कोको बार में। तो पूछा गया कि आपने अमित को फिर क्यों नहीं उठाया? एनसीबी के अफसर से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि अगर उसको भी अब उठा लेंगे तो वो भी यही कहेगा कि माल तो सिगरेट ही को कहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए अब जरूरी है कि ऐसे किसी को उठाकर जो सिर्फ सिगरेट, हर ड्रग्स को सिगरेट ही बता दे, सबूत इकट्ठा करना जरूरी है। ड्रग पेडलर तक पहुंचना जरूरी है, इन तक अगर वो ड्रग्स है कहां से आया, एक चेन बनाना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर खाली हाथ रख के कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से दीपिका जैसे निकल गई, बाकी लोग भी निकल जाएंगे। तो ये सारी पूछताछ करीब 3.5 घंटे हुई। इस बीच में
एनसीबी के एक अफसर वहां से उठ के चले गए थे दूसरी जगह, सारा श्रद्धा से ही पूछताछ करनी थी। उस दौरान दीपिका खाली बैठी रही। 3 बजे के आसपास दीपिका को इन्वेस्टिगेटिव अफसर ने कहा कि अब आप घर जा सकती हैं। कहते हैं कि दीपिका पहली बार राहत की सांस ली उन्होंने, और फिर दबी जुबान में पूछा कि कल भी आना है मुझे। तो उस अफसर ने कहा नहीं, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर बुलाएंगे। ये सुनकर रिया ने एक सुकून की सांस ली और 3:30 के आसपास रिया को एनसीबी दफ्तर से विदा कर दिया गया। इस दौरान में सारा और श्रद्धा से उस गेस्ट हाउस से करीब 5 मिनट की दूरी पर एनसीबी मुंबई जोन के ऑफिस में अलग से पूछताछ हो रही थी। वहां भी इन लोगों ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया। सारा ने यह कहा कि हाँ, केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ने ड्रग्स लिया, मैंने नहीं लिया। श्रद्धा कपूर ने कहा कि जो सीबीडी ऑयल के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैंने इसको 2 बार एक्सटर्नल यूज के लिए लिया। उन्हें शायद पता था कि अगर इंटरनल यूज के लिए लेंगे तो एनसीबी के दायरे में आएगा और वो पकड़ी जा सकती हैं। एक्सटर्नल यूज गैर कानूनी नहीं है। तो उन्होंने भी ये कहा और निकल गई। हालांकि उन दोनों के खिलाफ ड्रग्स चैट अभी तक कोई सामने नहीं आया। उन दोनों को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उन दोनों के अपने बयान में नाम लिए थे। तो तीनों चले गए हैं। अब एनसीबी की टीम कोशिश कर रही है चेन को पकड़ने की, चेन को तलाशने की, ताकि इनको जो इन्होंने कहा ये कितना सच है झूठ है वो सामने लाया जा सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सके, ताकि ये पता चले कि ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। तो ये है पूरी अपडेट और कहानी में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।